नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, हमारी आज की कहानी है अनजान डोर। यह कहानी है दो दिलों की जो शादी के फेरों में बंध तो गए, लेकिन वो रस्सियों में बंध गए जिनसे वो अनजान थे। यह कहानी है अक्षय और निशा की, जिनकी जिंदगी एक शानदार अरेंज मैरिज की शुरुआत के बाद रहस्यों के एक ऐसे गहरे गड्ढे में गिरती है जहां हर सच एक नया झटका है। यह कहानी है एक परफेक्ट बहू के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे आंसुओं की, एक आदर्श दामाद की चुप्पी में दबे सवालों की, और दो परिवारों के उन रहस्यों की जो शादी के मंडप की चमक के नीचे दफन थे। जब प्यार शक की निगाहों से देखा जाए, जब विश्वास के तार टूटने लगे और जब अतीत का एक चिट्ठा वर्तमान को जलाने पर आमादा हो, तो क्या बचेगा इस रिश्ते में। सुनिए बंधन अनजान डोर के। शहर के सबसे महंगे बैंक्वेट हॉल में हल्की शास्त्रीय संगीत की लहरियां थी। हवा में गुलाब और चमेली की खुशबू तैर रही थी और चेहरे पर एक अजीब सा उल्लास मिश्रित तनाव था। अक्षय खंडेलवाल और निशा श्रीवास्तव का विवाह समारोह चरम पर था। अक्षय लगभग 6 फीट लंबा, साफ सुथरे कटे चेहरे वाला एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर फूलों की मालाओं से लदा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो होनी चाहिए थी। उसकी नजरें बार बार मंडप की तरफ जा रही थी, जहां लाल जोड़े में सजी निशा अपनी माँ के कंधे से सिर लगाए आंसू पोंछ रही थी। निशा सुंदर, शालीन और इतनी शांत कि लग रहा था मानो वह कोई भावना ही नहीं रखती। बेटा, तू दुनिया का सबसे खुशकिस्मत लड़का है, अक्षय के पिता मिस्टर रमेश खंडेलवाल गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले। निशा जैसी लड़की आजकल मिलती नहीं, पढ़ी लिखी, घर गृहस्थी में परफेक्ट, और देखो कितनी सीरियस है। हंसती क्यों नहीं? अक्षय ने जबरदस्ती एक मुस्कुराहट चिपकाई। हाँ पापा, बहुत अच्छी है। उसके मन में एक सवाल कौंध रहा था, जिसे वह महीने से दबा रहा था। क्या यह सब सचमुच अच्छा था? जबरदस्ती का यह नाटक? दूसरी ओर निशा की मां मृणालिनी श्रीवास्तव निशा के कान में फुसफुसा रही थी। सब देख रहा है बेटी, थोड़ी मुस्कुराया करो। तुम्हारी यह सीरियसनेस कभी कभी लोग गलत समझ लेते हैं। निशा ने बस सिर हिलाया और एक झिनी सी मुस्कान अपने होठों पर टिका ली। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, एक ऐसा रहस्य जिसे वह अपने साथ दबाए इस मंडप तक आई थी। शादी की रस्में पूरी हुई, फोटो खिंचवाए गए। दोनों परिवारों के चेहरे संतुष्टि से चमक रहे थे। यह एक परफेक्ट मैच था। समान जाति, समान सामाजिक आर्थिक स्तर, दोनों अच्छे परिवारों से। किसे फिक्र थी कि दोनों लड़के लड़की की अपनी कोई ख्वाहिश थी या नहीं। शादी के एक हफ्ते बाद अक्षय और निशा अपने नए घर में एक आलीशान अपार्टमेंट में रह रहे थे। रोजमर्रा की जिंदगी एक सुचारू रूटीन की तरह चल रही थी। निशा बेहतरीन खाना बनाती, घर की चकाचौंध कर देती और अक्षय के माता पिता और दोस्तों के सामने एक आदर्श बहू की भूमिका में फिट बैठती। लेकिन अक्षय को कुछ अजीब लगता। एक रात देर से ऑफिस से लौटे अक्षय ने देखा निशा बालकनी में खड़ी चांद की ओर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। अक्षय चौंका। निशा, सब ठीक है? उसने पूछा, दरवाजे पर खड़े होकर। निशा एकदम सहम कर मुड़ी, आंखें पोंछती हुई। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी धूल चली आई थी आंखों में। तुम्हारे लिए खाना रखा है, गरम कर दूं? नहीं, मैं खा लूँगा। लेकिन तुम रो रही थी। अक्षय ने नज़दीक जाकर पूछा। नहीं तो क्यों रोऊंगी? निशा ने तेजी से इनकार किया, एक जबरदस्त मुस्कान चेहरे पर चिपकाते हुए। सब तो बहुत अच्छा है, तुम, यह घर, सब कुछ, लेकिन उस सब कुछ में एक खोखलापन था। अक्षय चुप रह गया। दूसरे दिन अक्षय अपने ऑफिस के लैपटॉप पर कुछ पुराने फाइल्स ढूंढ रहा था। तभी उसे निशा का पुराना बैग दिखाई दिया।
जो अलमारी के ऊपर रखा था। उत्सुकता से उसने उसे उतारा। भीतर कुछ पुरानी किताबें, सर्टिफिकेट और एक बंद डायरी थी। डायरी के पन्नों के बीच एक फोटो का कोना दिखाई दिया। अक्षय ने निकाल कर देखा। यह निशा की फोटो थी, लेकिन उसके साथ एक और लड़का था। दोनों कॉलेज के दिनों में हैप्पी, आज़ाद और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पीछे लिखा था, हमेशा तुम्हारा कबीर। अक्षय का दिल जोर से धड़क उठा। यह कबीर कौन था? क्या निशा का पहले कोई रिश्ता था? और अगर था तो उसने यह शादी क्यों स्वीकार की? उसी शाम वह सीधे निशा के पास गया, फोटो हाथ में लिए। निशा, यह कबीर कौन है? उसकी आवाज में गुस्सा और चोट था। निशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यह कोई नहीं, बस एक दोस्त था कॉलेज का। सिर्फ दोस्त? अक्षय ने आगे बढ़कर पूछा, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? और यह फोटो तुमने इतनी चुपके से क्यों रखी हुई थी? मैं नहीं रखती, यह पुरानी चीज़ें हैं, मैं भूल गई थी। निशा ने डायरी छीनने की कोशिश की। झूठ मत बोलो निशा, अक्षय की आवाज़ उठ गई। हमारी शादी को 3 महीने हुए हैं और तुम आज तक मेरे सामने खुलकर बात तक नहीं करती। तुम हमेशा किसी और दुनिया में रहती हो। और अब यह फोटो, क्या तुम मुझसे शादी करके दुखी हो? निशा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे रुके नहीं। वह फफक फफक कर रो पड़ी। तुम कुछ नहीं समझते अक्षय, तुम्हें क्या पता मेरी मजबूरी क्या है। मेरी विवाह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। अचानक दरवाजे में घंटी बजी। निशा ने जल्दी से आंसू पोंछे और दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने उसकी माँ मृणालिनी खड़ी थी। चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। माँ, तुम यहाँ कैसे, बिना बताए? निशा हैरान थी। मृणालिनी ने अक्षय की तरफ देखा, जो अभी भी हाथ में फोटो लिए खड़ा था, फिर निशा की तरफ। उनकी आंखों में एक डर था, एक चेतावनी थी। कुछ ज़रूरी बात थी बेटी, तुम दोनों से अकेले में। और अक्षय को लगा यह सिर्फ एक फ़ोटो से शुरू हुई पहेली अब एक गहरे अंधेरे सुरंग में बदलने वाली थी। उसके अपने घर की हवा में अचानक एक भारी, दम घोंटू सस्पेंस खुल गया था। अक्षय ने फ़ोटो अपनी पीठ के पीछे छुपा ली, लेकिन उसका चेहरा अभी भी गुस्से और उलझन से भरा था। मृणालिनी आंटी ने लिविंग रूम में प्रवेश किया। उनकी नज़रें बार बार अक्षय और फिर निशा पर जा रही थी, मानो किसी अनकहे संकट को टटोल रही हो। आंटी, आइए बैठिए, अक्षय ने औपचारिकता से कहा, अपनी भावनाओं को दबाते हुए। नहीं बेटा, बैठने का वक्त नहीं है। मृणालिनी की आवाज़ में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। मैं सीधी बात करूँगी। निशा, वो डायरी जो उसके पुराने सामान में है, कहीं तुमने देख तो नहीं ली? सवाल सुनकर अक्षय और निशा दोनों चौंके। निशा की सांसें तेज हो गई। अक्षय ने धीरे से फोटो आगे किया। आप इस फोटो की बात कर रही हैं आंटी, इस कबीर की? मृणालिनी का चेहरा पल भर के लिए बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वह एकदम चुप हो गई, फिर अचानक निशा पर बिगड़ पड़ी। मैंने कहा था ना, तुझे सब कुछ फेंक देने के लिए। ये सब पुराना सामान, ये यादें यहाँ क्यों लाई? तुझे पता नहीं इससे क्या मुसीबत खड़ी हो सकती है। माँ, चुप करो। तुम क्या बात कर रही हो? निशा ने हताशा से कहा, आंखों में आंसू लिए। मुसीबत? अक्षय ने दखल दिया, अपनी आवाज़ को नियंत्रित करते हुए। आंटी, क्या बात है? कौन है यह कबीर? और इस फोटो में इतनी बड़ी मुसीबत क्या है? मैं निशा का पति हूँ, मुझे जानने का हक है। मृणालिनी ने एक गहरी सांस ली, मानो कोई बड़ा फैसला कर रही हो। उनकी आंखें नम थी। अक्षय बेटा, यह सब बहुत पुरानी बात है। कबीर निशा का कॉलेज का दोस्त था। वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक एक्सीडेंट में चला गया था, शादी से ठीक 6 महीने पहले। यह सुनकर अक्षय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने निशा की ओर देखा, जो सिर झुकाए मुट्ठियां भींचे खड़ी थी। उसके कंधे धड़धड़ा रहे थे। अब उसे उसकी उदासी, उसके अकेलेपन का कारण समझ आया। एक दर्दनाक प्रेम कहानी, एक त्रासदी, लेकिन फिर भी यह तो बताया जा सकता था
इतना राज क्यों? आंटी, मैं समझता हूँ कि यह निशा के लिए एक दुखद घटना थी, अक्षय ने संयम स्वर में कहा, लेकिन इसे छिपाने की क्या जरूरत थी? मैं संवेदनहीन नहीं हूँ। मैं उसके दुख को समझ सकता था, उसके साथ खड़ा हो सकता था। नहीं अक्षय, तुम नहीं समझते। मृणालिनी का स्वर बैठा हुआ था। यह सिर्फ एक पुराने रिश्ते और मौत की बात नहीं है। इसके पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जो... माँ बस करो, कुछ मत बताओ। निशा ने अचानक चीख मारी, पहली बार इतनी तीव्रता से बोलते हुए। यह मेरी समस्या है। अक्षय का धैर्य जवाब दे चुका था। नहीं निशा, अब बस करो। यह सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, अब तुम मेरी पत्नी हो। जब यह राज हमारे घर की हवा को जहरीला बना रहा है, तो यह मेरी भी समस्या है। आंटी, पूरी बात बताइए, नहीं तो मैं आगे का कदम उठाने को मजबूर हो जाऊंगा। डर और दबाव के आगे मृणालिनी झुक चुकी थी। वह सोफे पर बैठ गई, मानो उनके पैरों में जान नहीं थी। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यह मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, वह रोते हुए बोली। कबीर, वो सिर्फ निशा का दोस्त नहीं था, वो निशा का पहला प्यार था और वे शादी करना चाहते थे, लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि कबीर हमारे ही गोत्र का था, दूर का, बहुत दूर का, लेकिन रिश्ता था। हमारे परिवार में और खासकर निशा के दादाजी में इस तरह के रिश्ते को पाप माना जाता है। हमने उन्हें अलग करवा दिया, जबरदस्ती। अक्षय सुनते हुए स्तब्ध था। निशा ने अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया था। उसकी पीठ देखकर लग रहा था कि वह टूट रही है। मृणालिनी ने कहना जारी रखा, कबीर बहुत टूट गया, वह डिप्रेशन में चला गया, और फिर वो एक्सीडेंट नहीं था अक्षय। पुलिस ने कहा था वह आत्महत्या का केस लगता है। वह जानबूझकर अपनी कार लेकर खाई में कूद गया था। कमरा सन्नाटे से भर गया। अक्षय की सांसें रुक सी गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस सुंदर शांत शादी के पीछे इतना गहरा दर्द और अपराध बोध छुपा होगा, और निशा पर, उस पर क्या बीती होगी। मृणालिनी फुसफुसाई, वो भी मरना चाहती थी, हमने उसे बचाया, डॉक्टरों के पास ले गए, दवाइयाँ दी, फिर जल्दी से उसकी शादी की बात चल निकली। तुम एक अच्छे लड़के थे, अच्छे परिवार से। हमने सोचा नया रिश्ता, नया माहौल, वो भूल जाएगी, उसके लिए बेहतर होगा, और हमें डर था कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो निशा की इज्जत, हमारे परिवार की इज्जत, सब खत्म। लोग कहेंगे कि एक लड़के की मौत का कारण हमारी लड़की है। अक्षय ने निशा की तरफ देखा। वह अब रो भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे कोई भावनाहीन मूर्ति। उसे एहसास हुआ यह स्तब्ध दूसरे दर्श की पराकाष्ठा थी। तो मैं सिर्फ एक इलाज था। अक्षय की आवाज़ कांप रही थी। निशा को उसके पास्ट से दूर ले जाने का एक टूल। क्या तुम लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा, मेरी भावनाओं के बारे में? या मैं सिर्फ एक अच्छा लड़का था जो इस सारे ड्रामे को संभाल लेगा? तुम्हारा फ़ायदा भी तो था बेटा। मृणालिनी ने हाथ जोड़ लिए। तुम्हें एक अच्छी बीवी मिल गई। निशा हर लिहाज से परफेक्ट है। परफेक्ट? अक्षय ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। वो अंदर से मरी हुई है आंटी। उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका दिल एक कब्र में दफन है, और तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोलकर एक झूठे रिश्ते में बांध दिया। वह पल भर को रुका, फिर निशा की ओर मुड़ा। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब सी करुणा थी। निशा, तुम कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी ना? निशा ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक असीम थकान और खालीपन था। क्या फर्क पड़ता है अक्षय, मेरी मर्जी, मेरी खुशी कभी मायने नहीं रखती थी। पहले कबीर के लिए नहीं रखी, अब तुम्हारे लिए नहीं रखी। मैं तो बस एक कठपुतली हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चल दी। दरवाजा बंद कर लिया। अक्षय वही खड़ा रह गया, टूटे हुए विश्वास, झूठ और एक मृत प्रेमी की छाया से भरी अपनी शादी को देखता हुआ। उसके सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? क्या इस झूठे बंधन को तोड़ देना चाहिए,
या फिर इस टूटी हुई औरत को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके मन में एक और ख्याल कांधा, क्या कबीर की मौत सचमुच एक आत्महत्या थी या कोई और राज था। उस रात अक्षय की नींद उड़ गई थी और निशा के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। अगले कुछ दिन घर में सन्नाटे की चादर बिछ रही। अक्षय और निशा एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे। अक्षय का गुस्सा धीरे धीरे एक गहरी उदासी और फिर एक तरह की निर्णय लेने की जिद में बदल रहा था। वह बार बार उस फोटो को देखता, कबीर के चेहरे को घूरता और एक जिंदा दिल मुस्कुराता लड़का जिसकी जिंदगी एक पारिवारिक रिवाज के भेंट चढ़ गई। एक शाम वह सीधे निशा के कमरे में दाखिल हुआ, बिना दरवाज़ा खटखटाए। निशा खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ में कबीर की एक और पुरानी तस्वीर थी। देखकर उसने जल्दी से उसे छुपाना चाहा, लेकिन अक्षय ने रोक दिया। नहीं, छुपाओ मत, मुझे दिखाओ। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी शांति थी। निशा ने हैरानी से देखा, फिर धीरे से तस्वीर आगे कर दी। तुम नफरत नहीं करते मुझसे, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। धोखा तुमने नहीं किया निशा, अक्षय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। धोखा किया है हमारे परिवारों ने, उन परंपराओं ने जो इंसान की खुशी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और धोखा किया है मैंने भी, खुद से। मैंने भी इस शादी को सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी समझकर स्वीकार किया, बिना यह जानने की कोशिश किए कि तुम कौन हो। निशा की आंखों में आश्चर्य का भाव था। यह पहली बार था जब अक्षय उसके दर्द को नज़रअंदाज करने के बजाय समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा है निशा, अक्षय ने आगे कहा, हम दोनों ही इस रिश्ते के कैदी हैं। तुम एक मरे हुए प्यार की और मैं एक झूठे विश्वास की। लेकिन क्या हमें जिंदगी भर इस कैद में रहना है? क्या तुम कहना चाहते हो? निशा की आवाज़ एकदम धीमी थी। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पिता वे बहुत कठोर हैं। उनके लिए परिवार की इज्जत सब कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे पिता वे बहुत कठोर हैं। उनके लिए परिवार की इज्जत सब कुछ है। और कबीर ने उन्हें धमकी दी थी, अगर उन्होंने हमें नहीं माना तो वह सबको सब बता देगा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो उस समय एक कलंक था। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पिता वे बहुत कठोर हैं। उनके लिए परिवार की इज्जत सब कुछ है। और कबीर ने उन्हें धमकी दी थी, अगर उन्होंने हमें नहीं माना तो वह सबको बता देगा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो सब एक कलंक था। निशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मैं कभी इस शक को जवाब पर नहीं ला पाई। मैं कभी इस शक को जबान पर नहीं ला पाई। मैं खुद से डरती थी। अब पहेली और भी उलझ गई थी। अक्षय समझ गया कि निशा का दर्द सिर्फ प्रेम वियोग का नहीं, बल्कि एक संदेह और डर का भी था, जो उसने सालों से ढोया था। उसने फैसला किया, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो हमें पता लगाना चाहिए, न सिर्फ अपने रिश्तों के लिए, बल्कि कबीर के लिए भी। और सबसे पहले हमें अपने परिवारों का सामना करना होगा साथ में। निशा ने पहली बार अक्षय की आंखों में सच्ची संवेदना और दृढ़ता देखी। उसके अंदर एक आशा की किरण जगी। शायद एक शख्स उसका दुश्मन नहीं, बल्कि एक सहयोगी बन सकता था। अगले दिन दोनों ने निशा के माता पिता के घर का रुख किया। वहाँ निशा के पिता विश्वनाथ श्रीवास्तव, एक कठोर चेहरे वाले व्यक्ति, अपने स्टडी रूम में बैठे थे। सामना कठिन था। अक्षय ने सीधी बात शुरू की। अंकल, हमें कबीर के बारे में सब कुछ पता चल गया है और हमें लगता है कि उसकी मौत के बारे में कुछ और सच्चाई है जो आपने छुपाई है। विश्वनाथ श्रीवास्तव का चेहरा तमतमा उठा। यह कैसी बदतमीजी है? मेरे घर में आकर मुझसे सवाल? निशा, तुमने इससे क्या क्या बता दिया? पापा, बस करो। निशा ने पहली बार अपने पिता के खिलाफ आवाज़ उठाई। आंखों में आग थी। मैं सालों से चुप रही, डरती रही, लेकिन अब नहीं। कबीर ने तुमसे क्या कहा था उस रात? तुमने उसके साथ क्या किया? एक लंबी भारी चुप्पी के बाद विश्वनाथ श्रीवास्तव का सिर झुक गया। उस कठोर आदमी के शरीर से ताकत निकल गई लगती थी। वह बुजुर्गों वाली आवाज़ में बोले, मैंने उसे कुछ नहीं किया।
लेकिन हाँ, मैंने उसे धमकाया था। मैंने कहा था कि अगर उसने निशा के बारे में किसी से एक शब्द भी कहा या उसके पास आया तो मैं उसके गरीब परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उसके पिता की नौकरी खतरे में डाल दूंगा। मैंने उसे ब्लैकमेल किया था। पिता की आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने क्या कहा? वह चला गया, बहुत गुस्से में, बहुत निराश। लेकिन मैंने सोचा था वह समझदारी दिखाएगा। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा करेगा। विश्वनाथ की आवाज़ भी भर्रा आ गई। जब खबर आई तो मैं टूट गया, लेकिन मैं डर गया। मैंने सब कुछ छुपा दिया, अपनी गलती, अपना डर, सब। सच सामने आ चुका था। यह कोई हत्या नहीं थी, लेकिन एक क्रूर मानसिक प्रताड़ना जरूर थी, जिसका परिणाम विनाशकारी रहा। वापस लौटते हुए कार में गहरा सन्नाटा था। फिर अक्षय ने कहा, अब तुम्हारे पास सच है निशा, एक दर्दनाक, कड़वा सच। लेकिन सच, क्या तुम आगे बढ़ सकती हो, माफ कर सकती हो या नफरत कर सकती हो? लेकिन तुम्हें जकड़े रखने वाले रहस्य अब नहीं रहा। निशा ने उसकी ओर देखा। आंखों में एक नई चमक थी। तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहोगे? इतने सारे झूठ, इतने सारे रहस्यों के बाद? अक्षय ने गहरी सांस ली। मैं नहीं जानता निशा, प्यार तो हमारे बीच कभी भी नहीं था, लेकिन शायद दोस्ती हो सकती है, समझ हो सकती है, और शायद बहुत धीरे धीरे एक नए तरह का बंधन बन सकता है। एक बंधन जो डर या झूठ पर नहीं, बल्कि सच्चाई और सम्मान का टिप पर टिका हो। क्या हम कोशिश कर सकते हैं एक नई शुरुआत बराबरी के आधार पर? निशा के होठों पर एक असली कोमल मुस्कान खिली। यह वह मुस्कान थी जो अक्षय ने शादी के दिन भी नहीं देखी थी। हाँ अक्षय, कोशिश कर सकते हैं। शायद शायद इस बार यह बंधन टूटेगा नहीं। कार शहर की रोशनियों में समा गया। पीछे छूट गया था एक दर्दनाक अतीत, जो टूटे परिवार और समाज के बंधन। आगे थी एक अनिश्चित लेकिन ईमानदार राह। दो लोग जो शादी के बंधन में तो बंधे थे, लेकिन अब उन अनजान डोरों को तोड़कर उनकी मर्जी से एक दूसरे का हाथ थामने को तैयार थे। यह प्यार की शुरुआत नहीं थी, लेकिन सम्मान और साहस की एक नई कहानी का पहला पन्ना था। कभी कभी रिश्ते प्यार से नहीं, बल्कि एक सच्ची कड़वी सच्चाई को साझा करने से भी शुरू होते हैं, और शायद यही असली बंधन होता है।